मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस बार की कहानी का नाम है जापान की सड़कों पर घूमती एक महिला की आत्मा। एक ऐसा किस्सा जो आपको रातों की नींद से दूर कर देगा। यह कहानी एक ऐसे रहस्यमय और खौफनाक घटना पर आधारित है, जिसमें एक औरत की आत्मा जो रात के अंधेरे में जापान की सड़कों पर घूमती थी, और उसके बारे में जो कहानी प्रचलित थी वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। आगे आपको कहानी में सुनने को मिलेगा कि ये औरत कैसे लोगों को खौफनाक तरीके से मारती थी। दोस्तों, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे सुनकर आपको एहसास होगा कि हमारी दुनिया में ऐसे भी भूत पिशाच होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। क्या आप तैयार हैं इस भयानक सफर के लिए? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अगर आप ऐसी ही और खौफनाक सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी भयानक किस्सा आपसे मिस न हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलते हैं इस खौफनाक सफर पर और सुनते हैं जापान की रातों का खौफ, सड़क पर भटकती आत्मा। रात का घना अंधेरा धीरे धीरे पूरे जापान के उस छोटे से शहर को अपनी चपेट में ले रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और बीच बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ठंडी हवा हर किसी के शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी, जैसे कि वह किसी अनजान भय का संकेत दे रही हो। सड़कों पर फैला सन्नाटा, चुप्पी और ठंड मानो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही थी। यहां तक कि शहर के आम शोरगुल से भरी रातें भी अब डरावनी और खौफनाक हो चली थीं। शहर की सड़कों पर लगे पुराने लैंप पोस्ट्स की रोशनी भी बहुत कमजोर हो चुकी थी। कभी जलते, कभी बुझते इन लैंप पोस्ट्स की रोशनी उस गहरे अंधकार को चीरने में नाकाम हो रही थी जो चारों ओर फैला हुआ था। हर गली, हर कोना खामोश था, मानो वह भी किसी का इंतजार कर रहा हो। घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, और अंदर बैठे लोग अपनी सांसें रोककर चुपचाप उस भयानक रात्रि के बीतने का इंतजार कर रहे थे। सड़कें वीरान थीं, किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, मानो पूरा शहर एक मरे हुए सन्नाटे में बदल गया हो। और क्यों ना होता, बाहर कोई और था, एक ऐसी शख्सियत जिसे हर कोई अपने दरवाजे के अंदर बंद करके खुद को सुरक्षित समझ रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि कुचिसाके ओन्ना थी। कुचिसाके ओन्ना जापान की प्राचीन लोक कथाओं में जानी जाने वाली आत्मा, जिसका चेहरा दोनों कानों तक कटा हुआ था। कहा जाता था कि उसका यह विकृत चेहरा किसी भयानक त्रासदी का नतीजा था। वह आत्मा अक्सर रात के समय सड़कों पर भटकती थी। लोग कहते थे कि उसका चेहरा हमेशा एक मास्क या कपड़े से ढका रहता था। उसकी चाल धीमी परंतु बेहद भयानक होती थी। उसके हाथ में हमेशा एक चमकता हुआ धारदार हथियार होता था, जो उसकी पिछली जिंदगी की दर्दनाक कहानी का प्रतीक था। कहानी का इतिहास बेहद दुखद और खौफनाक था। कहा जाता है कि वह कभी एक बेहद खूबसूरत महिला हुआ करती थी, जिसे अपने सौंदर्य पर गर्व था। उसका सौंदर्य लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसके पति ने उसकी बेवफाई की भनक पाई। अपने गुस्से और अपमान से भरे उसके पति ने उसकी सुंदरता को हमेशा के लिए नष्ट करने का फैसला किया। एक दिन गुस्से में आकर उसके पति ने अपनी तलवार उठाई और कुचिसाके ओन्ना के चेहरे को उसके दोनों कानों तक चीर डाला। अब बताओ, कौन कहेगा कि तुम खूबसूरत हो? उसने चिल्लाते हुए कहा था। यह वाक्य, यह अपमान उसकी जिंदगी के साथ साथ उसकी आत्मा को भी हमेशा के लिए बदल गया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह इस दुनिया से विदा होने के बजाय एक आत्मा बनकर लौट आई। अब वह रात के अंधेरे में सड़कों पर घूमती थी, अपने सवाल के जवाब की तलाश में। उसकी पीड़ा, उसका दर्द और उसकी बदले की आग उसे हर रात सड़कों पर खींच लाती थी। कुचिसाके ओन्ना की उपस्थिति किसी भी शहर में आतंक का कारण बन जाती थी। उसकी कहानी और उसके सवाल का जवाब देना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। कहा जाता था कि जब वह किसी व्यक्ति से मिलती थी तो सबसे पहले वह सवाल करती, क्या मैं खूबसूरत हूं? यह सवाल सुनने में साधारण लगता था, लेकिन इसका जवाब देने का मतलब था अपने जीवन को खतरे में डालना। अगर कोई व्यक्ति कहता नहीं,
तो वह कुचिसाके ओन्ना के गुस्से का शिकार हो जाता। वह अपने धारदार हथियार से उसे बेरहमी से मार डालती थी, लेकिन अगर कोई हाँ कह देता तो उसका असली खौफ तब शुरू होता। कुचिसाके ओन्ना तब अपना मास्क हटाती और अपने विकृत चेहरे को दिखाती, फिर दोबारा वही सवाल पूछती, अब बताओ, क्या मैं खूबसूरत हूं? उस सवाल का जवाब अगर नहीं होता तो वह व्यक्ति की मौत तय थी। वह अपने हथियार से उसकी गर्दन काट देती। लेकिन अगर कोई हां कहता तो वह उस व्यक्ति का चेहरा अपने जैसे ही काट देती, ताकि वह भी उसी तरह विकृत हो जाए। अकेली और सर्द रात के उस समय यामादा नाम का एक व्यक्ति काम से घर लौट रहा था। उसकी थकान उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। दिन भर की भागदौड़ ने उसकी आंखों में नींद भर दी थी, लेकिन नींद आने का कोई सवाल ही नहीं था। जापान के छोटे शहर की सड़कों पर अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। बारिश की बूंदें हल्के हल्के गिर रही थीं और ठंडी हवा बार बार उसकी गर्दन और चेहरे को छूकर गुजर रही थी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। हर कदम जैसे एक लंबी यात्रा की थकान को ढो रहा था। आसपास की सड़कें लगभग खाली थीं। सिर्फ लैंप पोस्ट्स की पीली रोशनी सड़कों पर गिर रही थी। उस रोशनी में सड़कों के किनारे लगे पेड़ और दीवारें काले सायों में बदल चुके थे, मानो वे किसी भयानक कहानी का हिस्सा हों। यामादा ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और अपने कॉलर को और ऊंचा कर लिया ताकि ठंड से कुछ राहत मिले। उसकी आंखें आधी बंद हो रही थीं और उसे सिर्फ यह ख्याल था कि वह जल्दी से घर पहुंच जाए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने यह ख्याल अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, क्योंकि उसे यकीन था कि यह उसकी थकान और ठंड की वजह से हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने कदम थोड़े तेज किए, वह बेचैनी और बढ़ गई। ऐसा महसूस हुआ कि किसी की आंखें उसकी पीठ पर गड़ी हुई हैं, जो उसे लगातार देख रही हैं। उसने दोबारा अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वह अनजानी उपस्थिति जैसे उसके और भी करीब आ गई हो। यामादा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अचानक रुककर अपने पीछे देखा। वहां कुछ दूरी पर एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा एक सफेद मास्क से ढका हुआ था और वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे हवा का झोंका भी उसे हिला नहीं सकता था। उसके हाथ नीचे लटके हुए थे और उसकी साड़ी की सिलवटें सड़क पर गिरते पानी में भीग रही थीं। उस महिला का मास्क कुछ अजीब सा लग रहा था। वह मास्क बिल्कुल सपाट था, मानो उसने चेहरे पर एक नकली मुस्कान पहन रखी हो, जो और भी भयानक लग रही थी। यामादा ने अपनी सांसें रोक लीं। उसकी आंखें उस महिला पर जमी रहीं, लेकिन वह महिला हिलने का नाम नहीं ले रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह उसे सचमुच देख रहा है या यह उसकी कल्पना थी। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगे। कौन है यह महिला? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? क्या यह किसी तरह का धोखा तो नहीं? लेकिन जैसे ही यामादा ने दोबारा अपने कदम उठाए, महिला उसकी ओर चलने लगी। महिला के कदमों की आवाज बहुत धीमी और स्थिर थी। उसकी चाल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह धरती से ऊपर चल रही हो। यामादा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी हर नस में डर दौड़ने लगा था। महिला उसके करीब आ रही थी और जैसे जैसे वह पास आ रही थी, यामादा का दिल डूबता जा रहा था। उसका शरीर जैसे जड़ हो गया था। उसे लगा कि वह अब हिल भी नहीं सकता। जब वह महिला यामादा के करीब आई तो उसने अपना सिर हल्का झुकाया और एक धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं खूबसूरत हूं? उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, लेकिन उसमें छिपा हुआ खौफ साफ महसूस किया जा सकता था। यामादा के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। उसके दिमाग में यह सवाल बार बार गूंज रहा था। वह जानता था कि यह सामान्य सवाल नहीं था। वह इस महिला की कहानी से परिचित था, कुचिसाके ओन्ना, वह आत्मा जो रात के अंधेरे में लोगों से यही सवाल पूछती थी। उसके दिल में डर बैठ चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। अगर उसने नहीं कहा तो शायद यह महिला उसे मार डालेगी, और अगर उसने हां कहा तो भी कुछ बुरा हो सकता था। उसकी सोचने की क्षमता जैसे बंद हो गई थी। उसे इस महिला की आंखों के पीछे छिपी वह भयानक कहानी याद आ रही थी, जिसमें बताया जाता है कि अगर कोई उसे हां कहता है तो वह अपना मास्क हटाकर फिर से वही सवाल पूछती है। यामादा की जुबान लड़खड़ा रही थी। उसका गला सूख गया था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, कैसे बचा जाए। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने घबरा कर कहा, हाँ, तुम खूबसूरत हो। महिला ने धीमे से सिर हिलाया और फिर अपना मास्क हटाया। यामादा की आंखें उस भयानक दृश्य को देखकर फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा कानों तक फटा हुआ था। उसकी त्वचा पर गहरे घाव थे और खून के धब्बे अब भी ताजा लग रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी भी इंसान के होश उड़ा सकती थी। उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में खिंचे हुए थे और उसका चेहरा ऐसा दिख रहा था मानो उसने अभी अभी किसी को दर्दनाक मौत दी हो।
महिला ने फिर से वही सवाल पूछा, अब बताओ, क्या मैं खूबसूरत हूँ? इस बार उसकी आवाज और भी डरावनी और तीखी थी, मानो वह जानती हो कि यामादा को इस बार सही जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। यामादा कांपते हुए खड़ा था, उसके पसीने की बूंदें ठंड में भी उसके माथे से टपक रही थीं। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसके दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ रहे थे। क्या उसे फिर से हाँ कहना चाहिए या उसे नहीं कह देना चाहिए? लेकिन वह जानता था कि चाहे वह कुछ भी कहे, उसकी जान खतरे में है। आखिरकार यामादा ने कांपते हुए कहा, न, नहीं। उसकी आवाज टूट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वह उस खौफनाक दृश्य से बचना चाहता हो, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे नहीं बख्शा। महिला ने बिना किसी देरी के अपना धारदार चाकू उठाया और यामादा के कान में जोर से घुसा दिया। यामादा की चीखें अंधेरे में गूंज गईं और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस रात के बाद यामादा का कोई पता नहीं चला। कई दिनों तक लोग यामादा को ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने उस मामले की जांच की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने इसे कुचिसाके ओन्ना की हरकत बताया, लेकिन कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। यामादा की मौत के बाद भी उस सड़क पर लोग अकेले जाने से डरने लगे। कुचिसाके ओन्ना की कहानी यामादा के साथ खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद कई और लोग उस भयानक सवाल का सामना करने वाले थे। कुचिसाके ओन्ना की दहशत पूरे शहर में फैल चुकी थी। लोग अब अपनी खिड़कियों और दरवाजों को बंद करके रहते थे। कोई भी रात के समय सड़कों पर अकेले निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पिछले कुछ महीनों में कई लोग गायब हो गए थे और जो भी उनके बारे में बात करता, उनके गायब होने की वजह कुचिसाके ओन्ना को बताता था। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि यामादा का लापता होना अब भी रहस्य बना हुआ था। उसके गायब होने के बाद कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक महिला को देखा था, जिसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। लेकिन जब भी लोग उसका पीछा करने की कोशिश करते, वह एक घने जंगल में जाकर अचानक गायब हो जाती। शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराना और डरावना जंगल था, जिसे लोग यामिनो मोरी, अंधकार का जंगल कहते थे। यह जंगल बहुत ही भयानक था और ज्यादातर लोग दिन में भी उस जंगल के पास जाने से डरते थे। वर्षों से यह जंगल अपने अंधेरे और रहस्यमय माहौल के लिए जाना जाता था। यहाँ के पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी बमुश्किल जमीन तक पहुंच पाती थी। वहां की मिट्टी सर्द और नम थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक और भय फैला रहता था। लोगों का मानना था कि यह वही जंगल था जहां कुचिसाके ओन्ना रात में गायब हो जाती थी। उन्होंने सुना था कि यह आत्मा हर रात इस जंगल से बाहर निकलती है और शहर की सड़कों पर शिकार की तलाश में जाती है, और फिर जैसे ही वह अपने शिकार को मार देती है, वह वापस उसी जंगल में लौट जाती है जहां कोई भी उसका पीछा नहीं कर पाता। यामादा के गायब होने के कुछ हफ्तों बाद एक समूह ने निर्णय लिया कि वे इस जंगल का रहस्य सुलझाएंगे। यह निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन शहर के लोगों के मन में कुचिसाके ओन्ना का इतना डर बैठ चुका था कि वे हर रात इस भयानक किस्से का सामना करने से थक चुके थे। उन्होंने सोचा कि शायद अगर वे जंगल के अंदर जाकर देखेंगे तो उन्हें यामादा का कुछ सुराग मिलेगा और साथ ही साथ उस आत्मा के बारे में भी कुछ जानकारी मिल सकेगी। इस समूह में 5 लोग शामिल थे। इन पांचों ने बचपन से ही इस जंगल के बारे में सुना था, लेकिन कभी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब, जब शहर के लोग खौफ में जी रहे थे और यामादा जैसे कई लोग बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे, इन पांचों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। रात का समय था। आकाश में बादल छाए हुए थे और जंगल की ओर बढ़ते हुए उन पांचों के दिल में डर का साया मंडरा रहा था। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, कुछ हथियार और खाने पीने का सामान लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि यह सफर आसान नहीं होने वाला था। उन्होंने तय किया कि वे रात भर जंगल में रहेंगे और जो भी असामान्य चीजें दिखाई देंगी, उनकी जांच करेंगे। जैसे ही वे जंगल के करीब पहुंचे, ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो उन्हें और भी बेचैन कर रही थी। चारों ओर की पेड़ पत्तियां अजीब ढंग से हिल रही थीं, जैसे कि वे कुछ कहना चाह रही हों। जंगल के अंदर दाखिल होते ही उनके सामने घने पेड़ों की कतारें आ गईं। यह पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि उनकी शाखाएं एक दूसरे से मिलकर आसमान को ढक चुकी थीं। टॉर्च की रोशनी भी वहां बहुत कमजोर लग रही थी। उन्होंने अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए। हर कदम के साथ उनके दिलों की धड़कनें और तेज होती जा रही थीं। उनके चारों ओर की शांति बेहद असहज थी। पक्षियों की कोई आवाज नहीं थी, न ही कीड़ों की हलचल। सब कुछ एक अजीब और डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था।
कुछ देर चलने के बाद उन्हें लगा कि उनके चारों ओर कोई और भी है। वे बार बार मुड़कर पीछे देख रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह एहसास लगातार बढ़ता जा रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई जो अंधेरे में छिपा हुआ है और उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। उन्होंने यह बात आपस में साझा की और अब वे और भी सतर्क हो गए। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गहराई में जाते गए, वैसे वैसे माहौल और भी भयानक होता गया। उनके कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह आवाजें कहां से आ रही थीं। चारों ओर पेड़ों के बीच से हवा गुजर रही थी और वह हवा इतनी ठंडी थी कि उनके शरीर कांपने लगे थे। अचानक उन्हें दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी इतनी कमजोर थी कि पहले तो उन्हें लगा कि यह उनकी आंखों का धोखा हो सकता है, लेकिन जैसे ही वे थोड़ा और आगे बढ़े, वह रोशनी थोड़ी और साफ दिखने लगी। यह रोशनी एक छोटी सी झोपड़ी से आ रही थी, जो जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। झोपड़ी जर्जर थी और उसके चारों ओर झाड़ झंखाड़ उगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह झोपड़ी कई सालों से यहां है, लेकिन कोई इसे अब तक देख नहीं पाया था। उन पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। उनके दिल की धड़कनें और तेज हो गई थीं। उनके मन में हजारों सवाल थे। क्या यह वही जगह है जहां कुचिसाके ओन्ना रहती है? क्या यह झोपड़ी यामादा के गायब होने से जुड़ी हो सकती है? जब वे झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और उसके अंदर से एक अजीब सी गंध बाहर आई। झोपड़ी के अंदर एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी रोशनी बहुत ही कमजोर थी। झोपड़ी के कोनों में मकड़ी के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत छड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इस जगह को वर्षों से साफ नहीं किया गया है। लेकिन जो चीज सबसे भयानक थी, वह थी झोपड़ी के अंदर की दीवारों पर बने अजीबोगरीब चित्र और चिन्ह। दीवारों पर किसी ने खून से चित्र बनाए थे, जिनमें इंसानी चेहरों को विकृत रूप में दिखाया गया था। कुछ चेहरों के होंठ कटे हुए थे और उनकी आंखों में खौफ था। दीवारों पर उन चित्रों के नीचे कुछ जापानी भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन यह भाषा बहुत पुरानी लग रही थी, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। एक व्यक्ति ने दीवार पर हाथ रखा और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथ में किसी का हाथ लग गया हो। वह डर के मारे पीछे हट गया और फिर एक तेज आवाज उनके कानों में गूंजी। यह वही फुसफुसाहट थी जो वे जंगल में सुन रहे थे। अचानक मोमबत्ती की रोशनी तेज हो गई और झोपड़ी के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। उनका शरीर पसीने से तरबतर हो गया और उनकी हिम्मत जैसे जवाब देने लगी। तभी झोपड़ी के कोने से एक परछाई धीरे धीरे उनके पास आने लगी। वह परछाई कुचिसाके ओन्ना की थी। उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था और उसके हाथ में वही धारदार चाकू था। वह धीरे धीरे उन पांचों की ओर बढ़ने लगी और उसकी आंखों में खून की प्यास थी। कुचिसाके ओन्ना की परछाई जैसे जैसे पास आती जा रही थी, पांचों के दिलों की धड़कनें रुकने लगी थीं। उनकी आंखों के सामने उस भयानक आत्मा का रूप धुंधला सा दिख रहा था। हर कदम के साथ वह अपने शिकार की ओर बढ़ रही थी और उसके हाथ में पकड़ा धारदार चाकू चांद की हल्की रोशनी में चमक रहा था। झोपड़ी की छोटी सी मोमबत्ती अब बुझने को थी और उसकी मध्यम रोशनी पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। उनमें से एक ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कुचिसाके ओन्ना अब पूरी तरह से उनके सामने आ चुकी थी। उसकी आंखें जैसे उनमें छेद कर रही थीं और उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि उनके चेहरों पर आकर जैसे बर्फ की परत चढ़ा दी हो। फिर उसने अपनी धीमी और भयावह आवाज में पूछा, क्या मैं खूबसूरत हूं? पांचों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जवाब दे सकें। उनकी आवाजें गले में ही अटक गई थीं। उस आत्मा की मौजूदगी ने उनकी सारी शक्ति छीन ली थी। लेकिन कुचिसाके ओन्ना का इंतजार खत्म नहीं हो रहा था। उसने फिर से वही सवाल दोहराया। इस बार उसकी आवाज और भी कड़वी और खतरनाक थी। क्या मैं खूबसूरत हूं? अचानक उनमें से एक ने हिम्मत जुटाई और डरते डरते कहा, हां, तुम खूबसूरत हो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जवाब सुनते ही कुचिसाके ओन्ना ने अपने चेहरे से मास्क हटाना शुरू कर दिया। मास्क के नीचे उसका चेहरा भयानक था। उसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ था
और गहरे घाव उसकी त्वचा को चीर रहे थे। वह फिर से मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान खौफनाक थी। अब बताओ, उसने फिर पूछा, क्या मैं अब भी खूबसूरत हूं? अब उन पांचों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वे सभी इस स्थिति में फंस चुके थे और भागने का कोई मौका नहीं था। वह आत्मा जैसे उनके दिमाग से खेल रही थी। उनमें से एक ने कांपते हुए कहा, हां। लेकिन इस बार कुचिसाके ओन्ना की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने तेजी से अपने चाकू को उठाया और उसकी ओर बढ़ी। उसका चाकू चमकते हुए उसकी गर्दन के करीब पहुंच गया था। और फिर उसने तभी उनमें से दो लोग जो अब तक सुन्न खड़े थे, अपनी पूरी ताकत लगाकर झोपड़ी से बाहर की ओर भाग निकले। जंगल की अंधेरी और खौफनाक पगडंडियों पर वे बेतहाशा दौड़ने लगे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। उनका एक ही मकसद था, कुचिसाके ओन्ना से दूर भागना। उनके कदमों की आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंज रही थी और उनके पीछे से आती चीखें उन्हें और तेजी से भागने पर मजबूर कर रही थीं। भागते भागते उन्होंने अपने चारों ओर देखा। जंगल अब भी उतना ही घना और भयानक था जैसे कि वह उनका पीछा कर रहा हो। पेड़ पौधे अजीब ढंग से हिल रहे थे और एक अजीब सी फुसफुसाहट अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वह थी पीछे से आती कुचिसाके ओन्ना की चीखें। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। वे दौड़ते दौड़ते एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां से जंगल का अंत नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, कुचिसाके ओन्ना उनके सामने प्रकट हो गई। वह उन दोनों के बीच खड़ी थी और उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, उसने धीरे से कहा। कोई भी नहीं भाग सकता। अब उन दोनों को समझ में आ गया था कि भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। कुचिसाके ओन्ना धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और उनमें से एक ने डरते डरते फिर से वही सवाल पूछ लिया जो उसने पहले सुना था, तुम कौन हो? कुचिसाके ओन्ना की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो तुम्हें सच्चाई दिखाने आई हूं। तुम्हारा अंत निकट है और इस जंगल में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और फिर उसने अपने चाकू को उठाया और धीरे धीरे उनके करीब आई। उसकी हरकतें बेहद शांत और खौफनाक थीं और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी होती जा रही थी। अब उन दोनों को समझ में आ गया था कि उनका अंत आ चुका था। उनके चारों ओर का अंधेरा और भी गहरा हो गया और कुचिसाके ओन्ना की परछाई उन पर मंडराने लगी। उस रात के बाद उन दोनों का भी कोई पता नहीं चला। कुछ हफ्तों बाद शहर में फिर से कुछ और लोग गायब हो गए। जंगल का रहस्य अब और भी गहरा हो गया था और कुचिसाके ओन्ना की कहानियां पूरे जापान में फैल गई थीं। लोग अब इस जंगल से दूर रहने लगे थे और शहर की सड़कों पर रात को अकेले निकलने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। कहा जाता है कि आज भी जब कोई अकेला व्यक्ति इस जंगल के पास जाता है तो उसे कुचिसाके ओन्ना की परछाई दिखाई देती है। वह अब भी अपने शिकार की तलाश में है और जो भी उसे खूबसूरत कहता है उसे वही खौफनाक अंत भुगतना पड़ता है।